माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते थे, हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना चाहते थे, लेकिन अति व्यस्तता कारण मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए श्री लालजी प्रसाद निर्मल, जो अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के इस आयोजन में हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, दलितों के दिलों की धड़कन और प्रदेश के दलित मित्र माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लखनऊ के आसमान पर एक सितारा चमकता हुआ नजर आता है। लखनऊ के लोगों की धड़कन बनने को तत्पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे जनपद, मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि आप जहां पैदा हुए वह जनपद मेरा भी जनपद है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बेहद मिलनसार, ऊर्जावान, पूर्व में भी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे और हम लोगों के बहुत ही अजीज, जिनका स्नेह और प्यार हम लोगों को सदा ही मिलता रहा है, परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी हमारे बीच में अंबेडकर महासभा के विभिन्न आयोजनों, विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने वाले, दिल्ली में आपके इशारे पर प्रदर्शन करने वाले और दलित आंदोलन की एक धुरी लखनऊ में गरीबों, वंचितों की एक आवाज, जो कि कभी थाने पे गूंजती थी, कभी एसपी कार्यालय और कभी जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के रूप में गूंजती थी, और आज वे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। भाई कौशल किशोर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगला नाम लेने के पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के दलितों को एक ऐसा विद्वान, कर्मशील मंत्री दिया जिससे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। उत्तर प्रदेश के दलितों ने मुख्यमंत्री जी को बेहद प्यार किया है और असीम अरुण जी के समाज कल्याण मंत्री बनने से एक नया उत्साह जागृत हुआ है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भदंत शांति मित्र जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, हमारे धम्म गुरु हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माननीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी बड़ी बहन बीना मौर्य जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंबेडकर महासभा के लिए अर्पित कर दिया, वे भी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों,
अंबेडकर महासभा का ये परिसर है। हमारे कई माननीय मंत्री जी पहली बार आए हैं। इसकी स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्म शताब्दी वर्ष में 1989-90 में हुई थी। और आप जानते हैं कि इसकी स्थापना के बाद दलित आंदोलन की दिशा में अनुसूचित जातियों के संबंध में एक बड़ा निर्णायक निर्णय किसने लिया? नवासी 90 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हुआ करते थे। और उस समय कौशल किशोर जी को याद होगा, प्रदेश के दलित एक आंदोलन बड़े लंबे समय से कर रहे थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी उसमें सहमत थी पहले से ही कि अनुसूचित जातियों को, प्रदेश के दलितों को हरिजन शब्द से प्रयोग न किया जाए। कल्याण सिंह जी यहां आए थे, हम लोगों ने निवेदन किया था। रमापति शास्त्री जी समाज कल्याण मंत्री थे और पहले या दूसरी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से हरिजन शब्द को निषेध करने का जो निर्णय लिया वो माननीय कल्याण सिंह जी का निर्णय था। आज हम उनको भी याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर बाबा साहब की पत्नी, अंबेडकर महासभा को उनका बड़ा स्नेह प्राप्त था और उन्होंने अपने हाथों से यहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश स्थापित किया, जिसको आप देखते रहते हैं। और उनकी एक अभिलाषा थी, मैं पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह चुका हूं, जब वे अपने हाथों से अस्थि कलश को स्थापित कर रही थी तो बड़े रुंधे गले से उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान अंबेडकर महासभा को सौंप रही हूं। इस सम्मान की हिफाजत करना तुम लोगों का काम है और हो सके तो इन अस्थियों पर एक बड़ा स्मारक बनवाना। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का या कहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहला स्मारक ऐसा बनने जा रहा है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भव्य लाइब्रेरी होगी। अंबेडकर को पुस्तकों से बड़ा प्यार था, वे कहा करते थे पुस्तकें हमारी सहेली हैं। और लखनऊ जब वे आए थे अपने सैलून से, जब सुचेता कृपलानी जी थी यहां पे और उनको आमंत्रित किया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने सैलून में ही रात्रि विश्राम करूंगा। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सहेलियां वहां हैं, मेरी पुस्तकें वहां हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुस्तकों से प्यार था और उस प्यार को परवान चढ़ा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक भव्य लाइब्रेरी स्थापित करके। और सबसे जो आकर्षक है, 25 फीट की ऊंची प्रतिमा है, विपस्सना केंद्र है और सबसे बड़ा जो आकर्षण है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वे पहलू जो देश और दुनिया से अछूते रह गए, जिन पर कोई चर्चा नहीं होती, वे सारे प्रसंगों पर शोध करने के लिए उक्त स्मारक में शोध केंद्र की व्यवस्था होगी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है छात्रों के लिए मुफ्त में आवास, मुफ्त में भोजन की व्यवस्था होगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध होकर के वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर शोध कार्य प्रारंभ होगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। ये जो आप बोधि वृक्ष देख रहे हैं, इस बोधि वृक्ष के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति पद पे थे परम आदरणीय माननीय के.आर. नारायणन जी, उन्होंने इस बोधि वृक्ष को रोपित किया था। और हमारे जो पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी नागपुर में, जो सप्त भिक्षु थे उसमें से एक थे भदंत प्रज्ञानंद जी, जो हमारे यहाँ के पहले अध्यक्ष थे।
और वे लाए थे श्रावस्ती से आनंद बोध वृक्ष की ये शाखा है, जिसके बारे में कहा जाता है आनंद बोध वृक्ष की शाखा को भगवान बुद्ध ने स्वयं रोपित किया था और उस बिरवे की रक्षा के लिए वहां पर रात में दीप जलाकर के पूरी रात बैठे थे। यह उस आनंद बोध वृक्ष की शाखा है और यह स्थल गवाह है। हमने केवल दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़ी। यही वह स्थल है जहां पर पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण घोषित हुआ हम लोगों के प्रयास से। उस समय बीपी सिंह जी यहां उपस्थित थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित थे और मैंने कहा था आज मंडल की घोषणा होगी। बीपी सिंह ने खड़े होकर के मुख्यमंत्री को कहा खड़े हो और घोषणा करो, और पिछड़े वर्गों को 27% की आरक्षण की घोषणा हो गई। यही वह स्थल है 6 दिसंबर 93 को, और 96 में शायद 6 दिसंबर ही था जब मानव संसाधन मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा में आरक्षण की घोषणा यहीं से की थी। इसके अलावा ये जो आपका आरक्षण अधिनियम है 1994 का, और ढेर सारी चीजें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो चित्र लगा सभी सरकारी कार्यालयों में, जो यह घोषणा हुई कि दलितों जो सरकारी जमीन पे दलित हैं उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा, यह सारे निर्णय इसी स्थल से हुए थे। साथियों, आज के इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मैं आगरा में उनका दिया जो अंतिम भाषण था उसके 2 शब्द मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, वे समाज के कार्य करने के लिए आगे नहीं आए, और उन्होंने कहा था मैं अपने जीवन में एक कार्य नहीं कर पाया जिसका मुझे आजीवन मलाल रहेगा। उन्होंने कहा मैं अनुसूचित जाति के गरीब दलितों, मजदूर दलितों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं उनके आवास की व्यवस्था नहीं कर पाया, मैं उनके जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाया। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संकल्प पत्र पिछले चुनाव में रखा और उस संकल्प पत्र में जब मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जो गरीब, जो दलित, जिनके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं है, उनको पट्टे पर जमीन का आवंटन किया जाएगा, उनका आवास बनवाया जाएगा, तो मुझे लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा इस संकल्प पत्र से जरूर खुश होगी। और यह एक बड़ा निर्णय आपने किया मान्यवर, जिसके लिए प्रदेश का दलित आभारी है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह पहली बार हुआ है, यह पहली बार हुआ है कि अनुसूचित जातियों को सरकार की योजनाओं का, चाहे आवास हो, आवास योजना हो, सौभाग्य हो, उज्ज्वला हो, आयुष्मान भारत, हमारी जो भी योजनाएं हैं उसके 80 से 90% लाभार्थी दलित समाज के हैं। और हमारे दलित समाज ने इस चुनाव में महाराज जी को भरपूर प्यार दिया है। और साथियों, मैं अंत में यह जरूर कहना चाहूंगा, हम लोग एक लंबे समय से राजनीतिक गलियारे में नजर बनाए हुए हैं। हम लोग कभी उम्मीद नहीं करते थे कि उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बंद होगा,
स्थानांतरण उद्योग पे विराम लगेगा, ठेकेदारी में भ्रष्टाचार बंद होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह सब करके दिखाया। किसी की हिम्मत है देश में माफियाओं के साम्राज्य पे बुलडोजर चला दे? बड़े बड़े माफिया जो विधानसभा की इन्हीं सड़कों पर AK-47 लहराते हुए काली गाड़ियों में चलते थे, आज वे अपना मुकाम पा गए हैं। और आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, बल्कि कई दुनिया के पैमाने पर बाबा के बुलडोजर की चर्चा हो रही है। और जो राजनीति में सुचिता आ रही है मान्यवर, राजनीति में जो सुचिता आ रही है, सार्वजनिक जीवन में जो सुचिता आ रही है, यह अद्भुत है, यह अद्भुत परिवर्तन है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि लगता है भारतवर्ष में हमारी धर्म परंपरा के अनुरूप जो 44वां अवतार होने वाला था, वह बुलडोजर बाबा के रूप में आज जनता देख रही है। और अंत में मैं आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अंबेडकर को अपमानित करने वालों को उनकी जगह दिखा दी। ये वही लोग थे जो बहु बेटियों के बलात्कार पे कहा करते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जिन लोगों ने गाजियाबाद के, नोएडा के उस कांड को याद करिए जिसमें एक राक्षस निहारी कांड को महिलाओं से बलात्कार करता था, फिर उनके मांस को पका के खा जाता था। उसके बारे में कहा गया कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। इन लोगों को, जो अंबेडकर के विरोधी थे, जो मानवता के विरोधी थे, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनके अंजाम तक पहुंचाया। और मुझे उम्मीद है दलित प्रदेश के दलितों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी टीम है, असीम अरुण जी हैं, माननीय जयवीर सिंह जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, और हमारे डिप्टी CM साहब हैं भाई कौशल किशोर जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के दलितों को, गरीबों को, वंचितों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के वंचित और गरीब समाज की ओर से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत किया है, जो आभार व्यक्त किया है, विशेष रूप से इस अम्बेडकर महासभा को आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा मिला है। बाबा साहब एक बात कहते थे, कल्टीवेशन ऑफ द माइंड इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि बुद्धि का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पे जो प्रस्तावित अम्बेडकर स्मारक में लाइब्रेरी बन रही है, वह बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय में लगभग 50,000 किताबें थीं, जो उस समय दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध लाइब्रेरी थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अब हमारे बीच समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी मौजूद हैं। मैं सादर ससम्मान उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, मैं कम समय में ज़्यादा बात करने की कोशिश करूंगा। आज हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की 131वें जन्म वर्ष में हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ ये भी सुखद संयोग है कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है।
और ये समय है इस विचार का, इस विषय को तय करने का कि सामाजिक न्याय की यात्रा में हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँचे। ये मैं समझता हूँ प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे समस्त मंचासीन महानुभाव आज जो अवसर की समानता की राह पे हम लोग चले थे उसी का परिणाम है। कोई भी हमारे मंचासीन महानुभाव धन बल का परिणाम नहीं है, परिवारवाद का परिणाम नहीं है। सभी लोग जो बाबा साहब की परिकल्पना थी कि अवसर की समानता हो, उसका परिणाम है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा परम सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व हमारे ऊपर है और स्वयं अवसर की समानता का आपसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इसी प्रकार आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, बड़े भाई श्री कौशल किशोर जी, आदरणीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, महासभा के आयोजक कर्ता धर्ता आदरणीय निर्मल जी एवं मंचासीन उपस्थित सभी साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय की यात्रा में जो मोदी जी ने एक विजन हम लोग को दिया, जिस पर योगी जी के निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें समस्त वंचित समाज के लिए धर्म जाति किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए जिस प्रकार सरकार की योजनाओं को चलाया गया है, सरकार की योजनाओं में प्रयास किया गया है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को लाभ मिले, और उसका परिणाम ये कि सबसे ज़्यादा दलित समाज को, वंचित समाज को ही लाभ इसमें मिला है। और एक ऑब्जेक्टिव, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है जिसके तहत विकास की राह पे हम लोग चल सके हैं। और ये भी प्रत्यक्ष परिणाम है कि अभी हाल में चुनाव में एमएलसी का चुनाव और उससे पूर्व एमएलए विधायक का चुनाव रहा, विधानसभा का चुनाव रहा, पूरी तरीके से प्रदेश ने मुहर लगाई कि जो विकास की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति और कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में हुआ, उसको सबने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल के लिए किसी मुख्यमंत्री के कार्य को देखते हुए 5 साल का पुनः निर्देश दिया गया हो। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की और सौभाग्य की बात है। और हमारा विशेष रूप से, मेरा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने मुझे निर्देशित किया कि मैं भी इस कार्य में जुटूं। और जब मैंने पुलिस की सेवा से विदाई ली और लोक सेवा में प्रवेश किया तो लोग मुझसे ये पूछते थे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बार बार एक ही बात मेरे मन में आती थी कि पुलिस की सेवा ऐसी है जो सबकी मदद करती है, और शायद जितनी प्रभावी और तेजी से पुलिस मदद कर सकती है और कोई विभाग नहीं कर सकता। लेकिन जिस प्रकार से गहराई से जाकर के मदद की जानी चाहिए वो पुलिस नहीं कर पाती है। और अंतिम पायदान पे जो खड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, उनकी सेवा करने के लिए मैं वर्दी उतार करके अब लोक सेवा में आया हूँ। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आदरणीय योगी जी ने मुझे समाज कल्याण का दायित्व दिया है, जिसका विभाग का नाम ही मुझे लगता है इसका नाम सहायता विभाग या मदद विभाग होना चाहिए। और सबके मदद करने का अवसर पूरे विभाग के पास है और व्यक्तिगत मेरे पास भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा, सबको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि समस्त योजनाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी, आधार कार्ड, अच्छी प्रक्रिया की व्यवस्था बनाई जाएगी। अगर थोड़ी सी भी भ्रष्टाचार की संभावनाएं बची हुई हैं उनको दूर किया जाएगा, और कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके व्यवहार को, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, कुचला जाएगा। इस प्रकार से काम करके समाज कल्याण विभाग जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है उसको और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। साथ ही साथ हम सबको मिल करके समावेशीय व्यवहार की ओर बढ़ना है, जिसको अंग्रेजी में इंक्लूसिवनेस कहा जाता है। दोनों तरफ से जो भाई बहन अपने आप को भेदभाव का शिकार महसूस करते हैं और जिन भाई बहनों को लगता है कि शायद उनके पूर्वजों ने भेदभाव किया या अभी भी हो रहा है, तो हमको एक एक चीज़ पे, एक छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है कि मेरी कही हुई बात कहीं आपको चुभी तो नहीं, आपकी कही हुई बात कहीं मुझे चुभेगी तो नहीं। तो इस प्रकार संवेदनशीलता में बहुत सुधार की गुंजाइश मुझको दिखती है और उस पर हम लोग को मिल करके काम करना है। मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल इसमें है और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे
और जो मोदी जी ने विजन दिया है, जिस पे योगी जी काम कर रहे हैं कि समाज का एक काफिला है, कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग पीछे छूट रहे हैं। किसी के पैर में दर्द है तो किसी को कष्ट है, तो जो पीछे छूट रहे हैं उनको भी हम लोग को साथ लेके चलना है। यही वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है और पूरा काफिला एक साथ जब चलेगा तभी आनंद आएगा, तभी हम लोग को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। इस प्रकार से हम लोग को काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य कि बाबा साहब की परछाई की छाया के नीचे हम लोग बैठ करके आज इस संकल्प को दोहरा रहे हैं और बाबा साहब हम लोग को आशीर्वाद दें, ईश्वर हमें शक्ति दें कि उनके संकल्प को हम लोग पूरा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें विश्वास है कि एक समाज कल्याण मंत्री के रूप में आप बाबा साहब के जीवन के दर्शन को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमन हैज़ अचीव्ड, यानी कि मैं किसी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति के स्तर से मापता हूँ। हमें विश्वास है कि आप बाबा साहब के जीवन को, बाबा साहब के दर्शन को जो आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमें लंबे समय से महासभा को मिलता रहा है। मैं सर को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उन्हें मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उन्हें क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जनता के हितैषी आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम भाई ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी और हमारे मंत्री भाई असीम अरुण जी, हमारे बीच में भदंत शांति मित्र जी, वीना मौर्य जी, निर्मल प्रसाद लाल जी प्रसाद निर्मल जी, डॉक्टर सत्या जी, मंच के संचालक जी, उपस्थित यहाँ पर सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं बोलना है। मानी जी की बात को हम लोग सुनेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मिशन क्या था इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना। बहुत चतुराई से कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो बता दिया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना तब हो सकती है जब आप शिक्षित बनेंगे। शिक्षित का मतलब नहीं कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लिया। शोषण विहीन समाज का मतलब आर्थिक जो विषमता है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, वो ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए। ये शिक्षा है। और जो जाति विहीन समाज हम कैसे बनाएंगे, जातियों का भेद कैसे मिटाएंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करें हम, उसके बारे में शिक्षित हों और उसका निवारण क्या है उसको जानें, तब हम एकजुट हों यानी संगठित हों और उसके बाद संघर्ष करें। संघर्ष का मतलब नहीं लाठी डंडा चलाना, संघर्ष का मतलब है कि हम एक जन आंदोलन खड़े कि जातियां खत्म होनी चाहिए, शोषण खत्म होना चाहिए, तब जाकर के मेरा मिशन पूरा होगा। और इस मिशन को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप आगे न ले जाना तो इस मिशन को वही रोक देना, इस मेरे कारवां को पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी कालांतर में जो तमाम डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं लगा करके और जय भीम बोलते रहे और जो लोग ये डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कहते रहे कोटि कोटि दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं भी जाता था ऐसी उसमें। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि जितने लोग हो, अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब को दिल से मानते हो तो डॉक्टर अंबेडकर जी 20वीं सदी के सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक घोषित किए गए अमेरिका में,
वो कोटि कोटि दलितों के मसीहा नहीं थे, सर्व समाज के मसीहा थे। इसलिए सबको सर्व समाज का मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जी को कहना चाहिए, केवल दलितों का मसीहा कह करके उनको छोटा कर देना है। पहली बात, दलित शब्द का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में कहीं भी दलित शब्द का उपयोग नहीं किया। दलित शब्द का कोई माने नहीं। अनुसूची एक बनाई गई, उसमें जातियां रखी गई, कौन कौन सी जातियां हैं, इसलिए उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कुछ लोगों को रखने का काम किया गया। तो हम अपने मिशन से भटके नहीं। अगर मिशन से भटकने का काम करेंगे तो वो काम नहीं होगा। अब इसको पूरा कौन कर रहा है? इस मिशन पे किसने पूरा किया? जिसने ठेकेदारी ली थी, लिखा था दीवालों पर, क्या पूरा किया उन्होंने? नहीं पूरा किया। केवल डॉक्टर अंबेडकर को मूर्ति लगाना, उनकी पूजा करना, उनको जय भीम बोलना और डॉक्टर अंबेडकर की बात एक ना मानना, ऐसे मिशन कैसे पूरा हो जाएगा? ऐसे मिशन नहीं पूरा हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर की बात माननी होगी, उनके मिशन को अपने जीवन में अपनाने का काम करना होगा, तब पूरा होगा। तो कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं कि अभी हमारे तमाम गरीब तबके का आदमी के जिनके घर कच्चा घर है, छप्पर के नीचे रह रहे थे, तमाम लोग झोपड़पट्टी बना करके रह रहे थे। दूसरों का पक्का घर देखते थे तो उनको कहते थे कैसे मेरा कभी ये बनेगा। इस योजना को किसने लागू किया? आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के पहले भाषण में अपने बोला कि मैं चाहता हूं कि आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसका अपना निजी आवास हो, यानी पक्का घर हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, मतलब रोजगार होगा तब मिलेगा, उसमें नल हो जो पानी देता हो और बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो। ये सारी योजनाएं, रोटी कपड़ा मकान, किसको सबसे ज़्यादा इसको फायदा मिला? आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जब सरकार आई, माननीय योगी जी की सरकार, तो 43 लाख से ज़्यादा लोगों को आवास देने का काम किया गया। किन लोगों को ज़्यादा आवास मिले जरा सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके पहले की जो सरकार थी उसने ये काम नहीं किया। वो तो 18,000 आवास पास किए, सबको दिए भी कि नहीं दिए? कब्रिस्तान की बाउंड्री खींचते रहे लोग। वो लोग मुर्दा लोगों के लिए काम करते रहे, जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किए। तो जिंदा लोगों के लिए काम कौन कर रहा? इसलिए शौचालय देना, आवास देना, मुफ्त में इलाज देना, लड़कियों की शादी कराना, और अभी हमारी पार्टी ने इस घोषणा पत्र में तय किया जो मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, प्रत्येक परिवार से एक आदमी को स्वरोजगार के तहत उनको कमाने वाला एक व्यक्ति तैयार करना। किस मिशन को? ये आर्थिक रूप से शोषण विहीन समाज की जो स्थापना है वो केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसको हमको समझना है, इसको अपने दिल में उतारिए। मैं कोई खाली पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं, आप प्रैक्टिकल में करके देखिए, सोचिए ये सच है कि नहीं है। आप समझ करके देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा, जाति विहीन समाज की स्थापना। अगर मैंने एक सवाल पार्लियामेंट में उठाया था कि जब तक जाति सूचक टाइटल अपने नाम के आगे लगाते रहेंगे और अपना नाम के साथ जाति बताते रहेंगे, तब तक के कैसे लोग जानेंगे? मेरे से कुछ लोग नाम पूछते, क्या नाम? कौशल किशोर। भाई और आगे बताओ, मुझे नहीं मालूम, आगे तो और कुछ नहीं लिखा मेरे भाई का नाम। मैं कहता मेरे बड़े भाई महावीर प्रसाद, छोटे भाई टेकचंद प्रसाद और सबसे छोटे मनमोहन, बाप का नाम कल्लू प्रसाद, माँ का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम जय देवी। कहना आप आगे नहीं बताते क्या? मैंने आगे और कुछ है नहीं, मैं इंसान हूं। आप जानना क्या चाहते हो? वो जाति जानना चाहता है व्यक्ति। पढ़ा लिखा आदमी जाति जानना चाहता है, वो खुद जाति में विभाजित है। और इसलिए इस काम को किसी ने करने का काम किया कि हमें जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू किया। वो अपने नाम के आगे जाति सूचक टाइटल लगाना बंद किया। और इसलिए कल मैंने एक कार्यक्रम किया, उसमें मैंने एक विषय लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भूमिका। मैं कह रहा हूं, आप जितने लोग यहां पर अनुयायी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो, तो आज संकल्प करो हम अपने नाम के आगे जाति सूचक टाइटल लगाने का काम नहीं करेंगे। और जितने लोग अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार हैं, उनके नाम के आगे से भी जाति सूचक टाइटल हटाने का काम करेंगे। अगर डॉक्टर अंबेडकर के जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हो तो ये बड़ा काम है। ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि मैं कैसे नाम हटाऊं। अगर मानते हो तो हटाओ, नहीं मानते हो, फॉर्मेलिटी अदा करते हो तो जय भीम सब करते हैं, हम भी करते रहेंगे, आप भी करते रहो, उससे कोई फायदा निकलने वाला थोड़ी है। इसके लिए मगर हमारी सरकार काम कर रही है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है पूरी तरीके से। प्रदेश में योगी जी की सरकार लोगों को बराबरी का दर्जा देने का काम, लोगों को सुविधाएं देने का काम, लोगों को हक देने का काम, ये सरकार हमारी करने का काम कर रही है। और इसीलिए मैं आप लोगों को आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पुनः आप सब लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को हमको आगे ले जाना है, तो हमको जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर जी करते थे वही करना है, जो नहीं करते थे नहीं करना है। इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे, मैं बोलता हूं चूंकि कि पूरे देश के अंदर एक साजिश चल रही है इस समय
एक नशे से लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को ग्रसित कराने की, तो उससे लोगों को बचाना है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी नशा नहीं करते थे, नशा नहीं करते थे। जब वो नशा नहीं करते थे, अगर उनको मानते हो तो कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर के चलता है उनको मानता है। और अगर महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं तो वो भी नशा नहीं करते थे। हमको किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को नशे से बचाने का काम करना है। इस पर भी ध्यान रख करके काम करिए, ये मेरा अनुरोध है। फिर से आप लोगों को आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जाति विहीन समाज की संकल्पना ही बाबा साहब का मूल उद्देश्य था। बल्कि उन्होंने कहा भी था, वी आर द इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के दर्शन के अनुरूप, उनके विचारों के अनुरूप भारत को जाति मुक्त बनाने की दिशा में काम करें। आज संस्कृति विभाग द्वारा एक यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हमारे बीच संस्कृति मंत्री माननीय जयवीर जी मौजूद हैं। मैं अंबेडकर महासभा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के विचारों को चित्र रूप में उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैन आर मॉर्टल सो आर द आइडियाज, एन आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज प्लांट नीड्स वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विटर एंड डाई। यानी कि जैसे मनुष्य नश्वर होता है वैसे विचार भी नश्वर होते हैं। हमें दोनों को, उनके विचारों का जब तक हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे वो मर जाएंगे, उनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई झांकी में बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलू मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास है हमें कि बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार निरंतर आगे बढ़ेगा। हम एक बार पुनः संस्कृति मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद मैं अपने अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि ससम्मान मंच पर आएँ और हमें अनुग्रहित करें। लिस्ट रखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के दिलों की आवाज आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री असीम अरोड़ जी, अंबेडकर महासभा के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे पुराने साथी, पुराने मित्र डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, भंते शांति मित्र जी, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान आदरणीय विश्वनाथ जी, आदरणीय बहन बीना मौर्य जी, आदरणीय सत्या दोहरे जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं आप सबकी तरफ से हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में यदि मन पर हम ठीक से विचार करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को यदि अमली जामा पहनाने का कोई काम कर रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। समाज के दबाए गए, कुचले गए, पिछड़े, वंचित लोगों की आवाज बनकर कोई उभरा है तो भारतीय जनता पार्टी उभरी है। सभी को पक्का मकान, पीने का शुद्ध पानी, बिजली का रोशनी, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, किसान सम्मान निधि, महीने में 2 बार निःशुल्क राशन, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को 100% पूरा करती हैं। कई सरकारें आजादी के बाद आई और गईं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो पहचान के चिन्ह थे, वास्तव में यदि पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किसी ने किया आजादी के बाद तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे इंग्लैंड का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, हर जगह उन्हें सम्मानित करके उनकी आवाज को बुलंद करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए बहुत अधिक समय न लेते हुए
मैं पूरा का पूरा समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं और पुनः मैं बाबा साहब के चरणों में हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस रूप में अलग होता है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस कर्मठता, लगन और जिजीविषा से समाज की सेवा की है, एक भक्ति त्रय के रूप में उन्होंने अपनी जो पहचान कायम की है। भारतीय चिंतन धारा में मुक्ति के कई मार्ग माने गए हैं, आप सभी जानते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान की एक लंबी परंपरा रही है हमारे यहाँ, आदि शंकराचार्य से लेकर भगवान बुद्ध और कबीर, जिसमें बाबा साहब भी एक हैं। कर्मयोगी के रूप में भगवान कृष्ण को आप जानते हैं। भक्ति की एक लंबी संतों की परंपरा रही है, लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन, एक सम्मिलन बहुत कम रूप में नजर आता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों के समन्वय हैं। मैं अंबेडकर महासभा की ओर से ससम्मान अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आएँ और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज इस पावन जयंती के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भंते शांति मित्र जी, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, अंबेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवती दोहरे जी, अंबेडकर महासभा के अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज अत्यंत पावन तिथि है। 131 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। आज की तिथि खालसा पंथ की स्थापना की तिथि भी है और बैसाखी का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिकाल से हम लोग पवित्र तिथि के रूप में आज की तिथि को मनाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की, बैसाखी पर्व की, महावीर जयंती की भी हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत को, एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, इस प्रकार की दिग्दर्शिका के रूप में भारत के संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सर्वाधिक सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, दीक्षा भूमि नागपुर में, चैत्य भूमि मुंबई में, शिक्षा और जहां उन्होंने वकालत प्रारंभ की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, और जहां महापरिनिर्वाण लिया था दिल्ली के उस भवन को भी उनके एक भव्य स्मारक के रूप में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के रूप, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसे विकसित करके पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खास तौर पर जो चर्चा यहां पर चली, आजादी के बाद पहली बार यह एहसास हुआ कि हर गरीब और हर वंचित को उसके सिर को ढकने के लिए आवास की आवश्यकता है, और अगर वह स्वयं उस प्रकार की स्थिति में नहीं है तो उसे यह सुविधा सरकार स्वयं उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और आज उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में उपलब्ध होना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने जैसा है। हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, बिना भेदभाव के आज 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को, जिसमें स्वच्छता का आग्रह तो है ही, लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर घर में बिजली जले, शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और वंचितों को जिनके आवास कहीं पर बने थे लेकिन उसका पट्टा किन्हीं कारणों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन्हें उजाड़ना नहीं बल्कि उनको बसाने की व्यवस्था वहीं पर हो, उन्हें आवासीय पट्टा वहां पर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था आज सरकार जिस रूप में प्रारंभ की है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है और उसी के तहत आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों,
हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, और वो बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। याद करिए, आज तो काफी परिवर्तन हुआ है, समाज, पूरी व्यवस्था, सरकारें सब आपके साथ में खड़ी होती हैं, लेकिन एक समय वह कालखंड कैसा रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ होगा। उस समय छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना, स्कूल में भी इस प्रकार की भावनाएं थी, प्रवेश में इस प्रकार की भावनाएं थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक भावना थी, लेकिन उन्होंने पलायन का नहीं बल्कि जीवन में स्वयं से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और भगवान बुद्ध के उस मार्ग को अपनाया कि अप दीपो भव के उस भाव को उन्होंने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया। और वही कारण है कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक नागरिक लेता है। और इसलिए लेता है क्योंकि वह राह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दिखाई थी। और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हम आदि से अंत तक सदैव भारतीय हैं। इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बना करके जब हम कार्य करेंगे तो सदैव जीवन में सफलता का मार्ग सदैव हमारे जीवन में चूमता हुआ दिखाई देगा। मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लंबी परंपरा को 1991 से लेकर के लगातार इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शताब्दी वर्ष जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष पूरा देश मना रहा था, तब लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा इस आयोजन के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगला कार्यक्रम जब हम लोग यहां पर आयोजित करेंगे तो वह कार्यक्रम उसी केंद्र में स्थापित होगा जहां पर अपना ऑडिटोरियम होगा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शोध करने के लिए हमारे युवाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसमें वहां पर 50,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद थी। जहां पर इस प्रकार का पुस्तकालय होगा, जिस पुस्तकालय के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को उनके सामने रख करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को उनके द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जूझते हुए, कार्य करते हुए, आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्हें हर प्रकार से उन्हें सम्मान देने और उनकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक भेदभाव से रहित, एक समता, बंधुता और समानता की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हम लोग मिलकर के नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
आप लोग यहाँ बैठे रहिएगा, अभी 1 घंटे में मैं भी